हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं वो है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। अब इंडिया को प्रीएम्बल की नीड क्यों थी और प्रीएम्बल होता क्या है इन जनरल। ठीक है, तो प्रीएम्बल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसे समझने के लिए एक सिंगल पेज का एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, एक समरी होती है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो उसकी समरी हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का प्लान, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का समरी। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड समरी। प्लान मतलब कि आप किस तरीके से बनाएंगे चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहीं जाने की ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है, कि आप यहाँ से इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन पर जाओगे, कैसे जाओगे, ठीक है, कहाँ जाओ कर घूमोगे, कहाँ रुकोगे, क्या खाओगे, तो ये होगा आपका प्लान। पर अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर कर आ गए, जैसे आपने शिमला जाने का प्लान बनाया था कि आप दिल्ली से शिमला कैसे जाओगे, फिर वहाँ से कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, वो था आपका प्लान। पर अगर आप शिमला से वापस आ गए और फिर आप अपने दोस्त को ये कहानी बता रहे हो कि मैं शिमला यहाँ से यहाँ गया, फिर मैंने ये खाया, फिर मैं इस होटल में रुका, फिर मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और 100 तरीके की चीज़ें, तो जो आप बताते हो जो हो चुका है उसे कह सकते हैं हम समरी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया की समरी। अब समरी को हम पूरी सारी आप ये समझते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि शब्द हैं, जो वर्ड्स है इसके अंदर, उनका सीक्वेंस आपको पूछा जाएगा। जैसे सोवेरेंस हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के सीक्वेंस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे आपको सवाल पूछे जाएंगे मैच द पेयर में कि इन 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, 4 मीनिंग्स दिए जाएंगे, तो किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। बट आपको पहले समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और हम इस पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो कि क्या है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहा वहाँ पर तो आप शायद कर सकते हो, बट आपको समझकर अगर राइटिंग पेपर में लिखना हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया क्या गया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रीएम्बल शुरू होता है बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है, हम भारत के लोगों से जो मतलब था इस बात का, इसे हमने ये इंस्पायर है अमेरिका के प्रीएम्बल से। ये आपके ऊपर स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है अमेरिका का प्रीएम्बल। इसकी शुरुआत है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इसी से इंस्पायर होकर हमने हमारे लिए बनाया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है ये दर्शाता है कि हम इंडियंस, हमारी पावर है। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है ये हमने अपने लोगों से बनाया है, हमारे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी का दबाव नहीं था, हमने हमारे लिए बनाया, हमारे लिए, ये किसी और ने नहीं बनाया है। तो इट शोज़ द पावर कि हमारे पास अथॉरिटी है, हम आज़ाद हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में आपके कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड आ जाता है आपका सोवेरेंस। ठीक है, यहाँ पर तो आपको है ही। ठीक है, तो सोवेरेंस का आपका मतलब क्या होता है। सोवेरेंस होता है मतलब आज़ादी, फ्रीडम, सार्वभौम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया एक फ्री कंट्री है। हम हमारे जो डिसीजन है, फाइनेंशियल हो चाहे जियोपॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके का डिसीजन हो, हम हमारे एंड से खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया फ्रीडम है, इंडिया के पास में अपना फ्रीडम है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो क्या हम किसी भी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा अपना है, हम किसी भी कंट्री के ऊपर डाल दें। ठीक है, तो क्या हम फ्रीडम है फिर। और अगर हम डालेंगे तो दूसरी कंट्रीज, फिर लोग ये क्यों कहेंगे कि हमने रूल्स का वायलेशन किया है। तो अगर हम रूल्स के अंडर आते हैं तब तो हम फ्री है ही नहीं फिर। तो यहाँ पर सोवरेंस का ये मतलब है कि इंडिया आज़ाद है अपने सारे डिसीजंस लेने के लिए, पर इंडिया ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता जिसके कारण किसी और कंट्री के ऊपर अन्याय हो। समझ रहे हो। तो वैसे इंडियन सॉवरेन है क्या फिर। ठीक है, अब ये सवाल है कि अभी इंडिया के ऊपर जो दूसरी कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है वो लॉ का इन्फ्लुएंस है। सेम उसी तरीके से इंडियंस के ऊपर इंडिया के लॉ का इन्फ्लुएंस है। इंडिया के लॉ का इन्फ्लुएंस होने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मैं सॉवरेन हूँ, ठीक है, मुझे आज़ादी है, तो क्या मैं AK-47 लेकर शूट करना शुरू कर दूँ पब्लिक के ऊपर। क्या मैं लोगों को मारना शुरू कर दूँ। और अगर मुझे कोई रोक के पूछे कि तुम क्यों कर रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि गन मैंने अपने पैसों से खरीदी है, बुलेट्स मेरी अपनी है, मैं जहाँ चाह वहाँ फायर करूँ। राइट, ये तो सोवेरेंस का मतलब होता है आज़ादी। अब मुझे गन चलाने की आज़ादी है क्या। सोवेरेंस का मतलब होता है कि हमें आज़ादी है, बट वी आर ऑलवेज बाउंडेड टू द लॉ। हमें आज़ादी उन्हीं चीज़ों की है जिनकी परमिशन लॉ देता है।
ठीक है। तो सोवेरेंस का आपका मतलब होता है हमें मिली है आज़ादी, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा वर्ड आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट वर्ड का मतलब होता है समाजवादी राज्य व्यवस्था। समाजवादी राज्य व्यवस्था मतलब क्या होता है कि सोशलिस्ट एक मार्केट सोशलिस्ट होते हैं। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के पास में इंडिया की 1000 रुपये है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास में 1000 लोग हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सारा पैसा इन 1000 लोगों में बांट देगी, तो हर इंसान के पास में आएगा 1 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशलिस्ट, ठीक है, कि समाजवाद को डेवलप करने के लिए सोशलिस्ट मतलब इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज को लेकर चलने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे सोशलिस्ट कहते हैं। पर क्या इंडिया में वैसा है? तो इंडिया में जो सोशलिज़म है वो है गांधीयन सोशलिज़म। यहाँ पर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अंबानी है, करोड़ों कमाता है, मैं हूँ कुछ कमाता हूँ, आप होंगे कुछ कमाते हैं, तो क्या हम सब लोग सेम पैसा कमाते हैं? नहीं ना। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अंबानी अपने एंड से कोई अलग मेहनत करता होगा, मैं अपने एंड से एक अलग मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने एंड से अलग मेहनत कर रहे हो, तो जिसकी मेहनत जितनी बड़ी उसकी कामयाबी उतनी बड़ी, उसके पास में पैसा उतना बड़ा, राइट, उसके पास में पैसा उतना ज़्यादा होगा। तो इंडिया में फिर सोशलिस्ट तो है ही नहीं इंडिया, क्योंकि सोशलिस्ट क्या कहता है कि आपके पास में जितने सोर्सेस है और आपके पास में जितने लोग हैं उन दोनों में ये चीज़ों को बांट दो ताकि समाज में इक्वलिटी बनी रहे, राइट। पर इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसा करती नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में सोशलिज़म तो है, पर किस तरीके का सोशलिज़म है? इंडिया में सोशलिज़म है गांधीयन सोशलिज़म। यहाँ पर आपको इक्वलिटी मिलेगी तो अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वलिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उन्होंने यही इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए बनाया था कि जो अंबानी है, ठीक है, उनके बेटे को भी वही राइट्स होंगे जो आपके बेटे को होंगे, जो मेरे बच्चे को होंगे, जो मुझे है, जो मेरे पिताजी को थे, राइट। मतलब इंडिया में हर इंसान को एक तरीके के सोशल राइट्स होंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ में किसी के भी साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के पास में अगर गवर्नमेंट सारा पैसा ले ले और सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि आप भी जानते हो कि लोग वैसे में कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारी वेल्थ बनाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही निठल्ले होते हैं। तो क्या उन्हें भी मिलना चाहिए? कुछ मिलना चाहिए, क्या वो डिज़र्व करते हैं, राइट। इस चीज़ को समझ में रखते हुए, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए सोशलिस्ट वर्ड लिखा गया। बट सोशलिस्ट वर्ड को आपको ये समझना है कि इंडिया का जो सोशलिज़म है वो है गांधीयन सोशलिज़म। इसमें आपको मिलेगी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आता है आपका वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर को इंडिया की प्रियम्बल में ऐड किया गया। सेक्युलर का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको फ्रीडम है। फ्रीडम किस बात का है? कि आपके रिलीजन को चूज़ करने का, आपका जो रिलीजियस बिलीव है उसके साथ जीने का, राइट। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। तो हर किसी के रिलीजन की अपनी एक प्रैक्टिस होती है। तो इंडिया के अंदर आप अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होगी। पर एक शर्त है कि आपके रिलीजियस जो आपकी प्रैक्टिसेस है उसके कारण किसी और इंसान को हर्ट ना हो, ठीक है। तो ये होता है सेक्युलरिज्म का मतलब। सेक्युलरिज्म मतलब आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो और दूसरा इंसान उसके रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, ओके, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब डेमोक्रेसी का मतलब तो आप सब भी समझते होंगे। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया के अंदर जो भी चुनकर आएगा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ठीक है, लोगों ने ही इलेक्ट किया है, वो खुद तो जाकर बैठ नहीं गए। अगर मैं कहूँ कि कल मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है तो मैं बन सकता हूँ क्या? मैं कहूँगा कि पहली लाइन में मुझे फ्रीडम है, बट डेमोक्रेसी है। कोई भी उठकर नहीं कह सकता कि मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बनूंगा या प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। उसके लिए आपको इंडियन लोगों ने चूज़ किया होना चाहिए, डेमोक्रेसी इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो अब डेमोक्रेसी, फिर रिपब्लिक की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को है ना एक दूसरे के साथ लिंक कर समझना होगा। डेमोक्रेसी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कंट्री है, ठीक है, उसमें टोटल 100 लोग रहते हैं। 100 में से जो 80 लोग हैं वो ब्लैक पीपल है और जो 20 लोग हैं वो वाइट पीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक ब्लैक पर्सन है और एक वाइट पर्सन है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन जीत कर आएगा? सारे ब्लैक, एग्जाम्पल की लेते, सारे ब्लैक पीपल ने उस ब्लैक पर्सन को वोट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी है, 80% वोट इसके पास में, 20% वोट वाइट वाले के पास में, राइट। तो डेमोक्रेसी से तो वो चुन कर आया। अब ब्लैक पर्सन ने कुछ गलत तो किया नहीं था, ठीक है, लोगों ने उसे वोट किया। पर फिर उसने आने के बाद में सोचा कि मुझे जिताया किसने है? सारे ब्लैक पीपल्स ने। तो उसने एक स्कीम बना दी
कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेंगे वो सारे के सारे ब्लैक पीपल को मिलेंगे। कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना वो। उसने क्या किया है, उसने जिन लोगों ने उन्हें चुनकर लाया आगे, वही लोग उसे दोबारा भी चुनकर लाए। इसलिए उसने ऐसी स्कीम्स बनाई कि सारे वाइट पीपल को सेकंड सिटीजनशिप दे दी, एक तरीके से उनके साथ भेदभाव करने लगा। ठीक है, क्योंकि रूल तो जो इंसान चुनकर आता है वो बना सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने बनाया कि नोट बंद कर देंगे, बंद कर दी पूरे इंडिया के लिए। कोई भी लॉ लाएंगे क्योंकि वो पावर में है, और तुम उसको, अगर कोई इंसान पावर में है तो तुम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो डेमोक्रेसी से चैलेंज में, डेमोक्रेसी के साथ वो पावर में आया है, राइट। तो एक ब्लैक पीपल अगर पावर में आ चुका है, एक ब्लैक इंसान अगर पावर में आ चुका है, तो अगर वो अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा है, उसे पता है कि यहाँ पर 80% लोग सारे ब्लैक हैं, तो अगली बार अगर उसे आना है जीत कर, तो उसे ब्लैक लोगों के लिए ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, तो वो वैसा कर सकता है, राइट। तो फिर अगर डेमोक्रेसी है तो फिर डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में नहीं बदल जाएगी क्या? आपको नहीं लगता? क्योंकि फिर यहाँ पर तो हर साल, अगले 5 साल बाद इलेक्शन हुआ, फिर भी 80% लोग ज़्यादा ही थे, ठीक है, तो अगले बार भी यही चुनकर आएगा। फिर अगले बार इलेक्शन होंगे, ये फिर भी 20% है, फिर अगले बार दोबारा से यही चुनकर आएगा। तो ऐसे तो फिर जैसे डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक इंसान अपनी मनमानी चलाता है, उसके कुछ फेवरेट लोग होते हैं जिन्हें वो अच्छे तरीके से रखता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेवरेट नहीं होते, राइट, उन्हें वो सेकंड सिटीजनशिप का दर्जा देता है या उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, राइट। तो अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक तबके के लोग किसी एक इंसान को चुनकर ला रहे हैं, और अगर वो इंसान उन्हीं लोगों के लिए कुछ स्कीम्स बना रहा है, उन्हीं लोगों के लिए कुछ डेवलपमेंट ला रहा है, तो वो गलत नहीं कर रहा बाय लॉ, अगर हम सोचें तो, ठीक है। यहाँ पर नीड होती है रिपब्लिक की, समझिए। अभी रिपब्लिक की नीड क्यों होती है? जो आपका ये वर्ड है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी इंसान चुनकर आएगा, ही इज़ बाउंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। आगे जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जब हम पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हम किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर किसी एक इंसान की, इसी एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 80 लोगों ने वोट दिया एक ब्लैक पर्सन को और वो चुनकर आ गया, तब भी अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक है, तो वो बचे हुए 20% के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वो ये स्कीम नहीं ला सकता कि जॉब्स जो मिलेंगी गवर्नमेंट की या किसी भी सेक्टर की, वो सिर्फ ब्लैक पीपल को मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न है रिपब्लिक। और अगर उसने वैसा किया तो जो 20% लोग हैं वो इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। और कोई भी इंसान जो पावर में आता है, ठीक है, उसे गिराने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को, अगर वो लोग संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। वो हम आगे समझेंगे कि वो किस तरीके से कर सकते हैं, पर यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि डेमोक्रेसी तभी है काम की चीज़ जब वो रिपब्लिक के साथ आ रही है, वरना डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप बनने में वक्त नहीं लगेगा। डेमोक्रेसी रिपब्लिक के साथ ही कुछ मैटर रखती है, उसकी वैल्यू तभी है जब वो रिपब्लिक के साथ आ रही है। वरना अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए जिनकी वोट ज़्यादा है, उनके फेवर में कुछ करने लग जाओ, तो हर साल तुम ही चुन कर आओगे, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी विदाउट रिपब्लिक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्टेटरशिप, ऐसा मेरा मानना है, और इसी तरीके से होता है। उसके बाद में आपके कुछ वर्ड आ जाते हैं जस्टिस। जस्टिस मतलब किस तरीके का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो इंडिया में आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, हमारा संविधान ऐसा है, यहाँ पर हर किसी को न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अगर रिच है तो वही अपनी चीज़ों को चलाएंगे। अब बात आ जाती है कि क्या हम गांधीयन सोशलिटी की बात कर रहे हैं या फिर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, ठीक है, पर इकोनॉमिकल जस्टिस भी हर किसी को मिलेगा। जस्टिस के बाद में आपका आ जाता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। यहाँ पर लिबर्टी का मतलब आप दोबारा से ले सकते हो कि हर इंसान को अपना फ्रीडम है, ठीक है। तो फिर सेक्युलरिज्म का भी तो मतलब वही हो जाता है। हाँ, तो सेक्युलरिज्म का मतलब वही होता है, पर आपको भी पता है कि सेक्युलरिज्म ये जो वर्ड है ये ऐड किया गया है, ये इंडिया के प्रियम्बल में नहीं था, पर पहले ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर लिबर्टी है। किस बात की लिबर्टी? आपको अपने थॉट्स रखने की, आपके एक्सप्रेशन की, आपके बिलीफ की, आपके फेथ की, आपके वर्शिप की, यहाँ पर आपको आज़ादी मिलेगी। तो इंडिया के बारे में अगर कोई पढ़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको प्रियम्बल पढ़ेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जस्टिस मिलता है, ठीक है। किन चीज़ों का जस्टिस मिलता है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। उसके बाद में उसको समझ में आएगा कि लिबर्टी से क्या है। लिबर्टी मतलब उनको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। इंडिया में वो किम जोंग उन की तरह ये नहीं है कि तुम ऐसा ही हेयर स्टाइल रखो, वैसा ही हेयर स्टाइल रखो, इतना ही खाना खाओ, उतना ही चना खाओ, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। आपको आपके बिलीव्स है, आपको जिस गॉड पर यकीन रखना है आप उसके ऊपर रख सकते हो, आपको जिस धर्म को फॉलो करना है आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हो। लिबर्टी है, आज़ादी है, वर्शिप की आज़ादी है। उसके बाद इंडिया में है इक्वालिटी। इक्वालिटी जैसे कि किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा,
जैसे कुछ चीज़ें थी इंडिया में जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन होता था, कुछ कास्ट थी जिनके साथ अन्याय किया गया, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। बट अब वैसा कुछ नहीं होता है, अब यहाँ पर इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि तुम नीचे की कास्ट से आ रहे हो या ऊपर की कास्ट से आ रहे हो तो तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिलेंगे, या तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम क्लास में नहीं बैठ सकते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, तुम पानी नहीं पी सकते हो, तुम खाना नहीं खा सकते हो। किसी भी तरीके का बर्डन इंडियन लोगों के ऊपर नहीं है, ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं होगी इंडिया में। इंडिया में अब है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ प्रमोशन। अब फेटर्निटी को समझते हैं। फेटर्निटी को हम इस तरीके से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक आईपीएल का मैच चल रहा है, ठीक है, फाइनल्स का मैच है, चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। अब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, 10 लोग यहाँ पर है, 10 लोग वहाँ पर है, ठीक है, तो ये 10 लोग चिल्ला रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स, ये लोग 10 लोग चिल्ला रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, ठीक है। तो अब एक तरीके से इन लोगों के बीच में अगर झड़प हो जाती है, समझो, ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है कि कोलकाता अच्छी है चेन्नई सुपर किंग अच्छी, तो बाकी के 9 लोग भी आपस में लड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर सपोर्टिंग देयर टीम। उन 10 लोगों में अपने लिए एक ब्रदरहुड है, ठीक है, कि हम हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं, हम हमारा एक निष्ठा है हमारी टीम को लेकर के, हमारी एक निष्ठा है, ठीक है। उसी तरीके से फेटर्निटी का मतलब होता है कि कंट्री के प्रति हर इंडियन की अपनी एक निष्ठा है, यहाँ पर ब्रदरहुड है। जैसे अगर राजस्थान में बैठा हुआ कोई लड़का है, ठीक है, या फिर कश्मीर में बैठा हुआ कोई लड़का है, कन्याकुमारी में बैठा हुआ कोई लड़का है, अगर इंडिया के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो सबको बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वी आर इंडियंस। यही फेटर्निटी का मतलब था कि ब्रदरहुड, अगर हमारे इंडिया पर किसी ने अटैक किया तो हम सब मिलकर लड़ेंगे एक साथ, बजाय ये जानने के कि वो यहाँ से है, वो वहाँ से, ये गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, ऐसा नहीं। वो तो हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, द मदर टंग है, हम जिस स्टेट में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, उसका एक अलग प्राइड है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो एक ब्रदरहुड होता है। फेटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, जब देश के लिए आपके मन में एक भावना होनी चाहिए, टीम हो आप इस तरीके से, तो उसका मतलब होता है फेटर्निटी। उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 नवंबर 1949, ठीक है, हियरली एडॉप्ट, ठीक है। तो ये जो 26 नवंबर को हमने अपने आप को ये संविधान दिया, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो प्रियम्बल है, वो हमने अपने आप को दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इस तरीके से, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट बातें क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया पावर दिखाता है, सोवेरेंस आपकी आज़ादी दिखाता है, सोशलिस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, सेक्युलरिज्म आपके बिलीफ आपको फॉलो करने की आज़ादी देता है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मीनिंग मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक अगर दोनों साथ में रहें तो वो डिक्टेटरशिप नहीं बन सकती, ओके। उसके बाद में मैंने आपको बताया जस्टिस, यहाँ पर इंडिया में आपको इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी आपको आज़ादी है अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने की, जो कि सेक्युलरिज्म में भी था, पर यहाँ पर भी उसका मतलब है, ठीक है। एक्सप्रेशन आपकी वर्शिप आप कर सकते हो, जहाँ पर आपको इक्वालिटी मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। और फेटर्निटी, ब्रदरहुड, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर 26 नवंबर 1949, इस बात को याद रखना है। यहाँ पर भी सवाल पूछे जाते हैं कि कब हमने दिया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो लागू हो चुका था 26 नवंबर से, ठीक है, और 100% 26 जनवरी 1950, पार्शली 26 नवंबर 1949, ओके। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। और इसमें आपके कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, तो वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि वो वर्ड्स आपके कौन से ऐड हुए थे, ठीक है। तो आपको वर्ड्स ऐड किए गए थे इंदिरा गांधी के एंड से 1976 में, जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो 3 वर्ड्स थे जो आपके ऐड करवाए गए थे। यहाँ पर भी पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, और ये कहा जाएगा कि इनिशियल जब प्रियम्बल लिखा गया था तो उसमें से कौन से वर्ड है जो उसका पार्ट नहीं थे, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ABC, BC, A, B, C, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये याद रखना है कि 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ये इंडिया के प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, ओके। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 के एक्ट में, तब सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की, ओके। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, आप रिवीजन करके जाओ, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक वाइज उठाओ, उनको रिवाइज करो। आई होप सो आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एंड आई होप सो मेरा खुद का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जय हिंद।